नमस्कार, मैं खुशहाल सिंह देवकृपा क्लासेज से। आज हमारे पास टॉपिक है लाइट, प्रकाश। लाइट के बारे में हम सबसे पहले तो हमें ये पढ़ने की जरूरत है कि लाइट क्या है, हम लाइट से क्या समझते हैं। लाइट ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट। लाइट एनर्जी की एक ऐसी फॉर्म है जो हमें ऑब्जेक्ट्स देखने के काबिल बनाती है। मैं ये दीवार देख पा रहा हूं, मैं आपको देख पा रहा हूं, मैं ये डस्टर देख पा रहा हूं, मैं इसलिए देख पा रहा हूं क्योंकि लाइट है। यहां पर लाइट यानी प्रकाश। प्रकाश ऊर्जा का एक ऐसा स्वरूप है जो हमें वस्तुएं देखने के योग्य बनाता है, यानी प्रकाश के कारण ये सारी वस्तुएं हमें दिख पा रही है। तो लाइट का सीधा सा मतलब एक ऐसी एनर्जी से है, एक ऐसी ऊर्जा से है जो हमें वस्तुएं देखने के काबिल बनाती है, हमें ऑब्जेक्ट्स देखने के लिए योग्य बनाती है। एक बेसिक सी चीज हम छोटी क्लासेस में पढ़ते आए हैं कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लाइट सीधी रेखा में गमन करती है, स्ट्रेट चलती है। इसी की बेसिस पे हम 10th के जो लाइट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको पढ़ेंगे। सबसे पहले लाइट में दो प्रकार के फिनोमिना आते हैं, दो तरह की चीजें आती हैं। एक होता है रिफ्लेक्शन, दूसरा होता है रिफ्रैक्शन, परावर्तन और अपवर्तन। तो एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ेंगे। आज के टॉपिक हम लेंगे रिफ्लेक्शन, परावर्तन। सबसे पहले रिफ्लेक्शन क्या है, बेसिकली रिफ्लेक्शन क्या है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन को समझने के लिए हमें स्मूथ सरफेस लेनी होती है। वैसे रिफ्लेक्शन सभी सरफेस पे होता है, यहाँ के आसपास की सभी सरफेस पे भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, लेकिन हम रिफ्लेक्शन को अच्छे से समझने के लिए स्मूथ सरफेस का इस्तेमाल करते हैं, चिकनी सरफेस। तो स्मूथ सरफेस को हम साइंस में या फिजिक्स में इस तरह से डिनोट करते हैं, इसके जो ऊपर वाली सरफेस है वो चिकनी है और नीचे वाली सरफेस चिकनी नहीं है। तो इस तरह से हम चिकनी सरफेस बनाते हैं, ये चिकनी सरफेस है। अब अगर यहां पर एक प्रकाश की किरण आती है इस प्रकार से, एक प्रकाश की किरण अगर इस चिकनी सरफेस पर आती है तो यहां से ये किरण मुड़ जाएगी, प्रकाश की जो रे है वो मुड़ जाएगी। अगर एक लाइट की रे यहां आती है तो वो मुड़ जाएगी यहां से। तो इसी को कहते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब है लाइट की रे का बेंट होना, लाइट की जो किरण आ रही है, प्रकाश की जो किरण आ रही है उसका मुड़ जाना, इसी का नाम है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मींस बेंडिंग द पाथ ऑफ लाइट या बेंडिंग द वे ऑफ लाइट। लाइट के रास्ते का बदलना, लाइट ऐसे जा रही है फिर उसका रास्ता ऐसे मुड़ गया, उसका पाथ चेंज हो गया, वो जिस सीधी रेखा में गमन कर रही है वो मुड़ गया, उसी का नाम है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मींस बेंडिंग द रे ऑफ लाइट। हिंदी में कहेंगे तो प्रकाश जिस सीधी रेखा में गमन कर रहा है उस रेखा से प्रकाश का मुड़ जाना, इसी का नाम है परावर्तन, रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के दो नियम हैं जो बेसिकली हम छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं, यहां हमें उनको रिवीजन करने की जरूरत है। मैं बेसिकली उन दोनों नियम को एक बार वापस आपको बता देता हूं, रिवाइज करवा देता हूं, उसके बाद में हम स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ। रिफ्लेक्शन, इसका फर्स्ट लॉ क्या कहता है रिफ्लेक्शन का। मान लीजिए ये एक स्मूथ सरफेस है और यहां से एक लाइट यहां पर आती है, तो लाइट आ रही है, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। लाइट आ रही है, ठीक है। तो ये लाइट की जो किरण यहां पर पहुंचती है, अब यहां किरण पहुंचने पर जिस बिंदु पर, जिस पॉइंट पर लाइट की ये किरण पहुंची है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन या परावर्तन का बिंदु, जहां पर परावर्तन होगा। यहां से लाइट बेंड होगी तो इस बिंदु पर हम एक परपेंडिकुलर खींचते हैं, एक लंब, एक 90 डिग्री की लाइन खींचते हैं जिसे नॉर्मल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नॉर्मल। इसे हम नॉर्मल कहते हैं, ठीक है, जो 90 डिग्री पर बनता है। और यहां से जो वो रे है वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो लाइट का पहला, रिफ्लेक्शन का पहला नियम क्या है? रिफ्लेक्शन का पहला नियम यह है कि नॉर्मल के साथ में जो कोण इंसिडेंट रे बनाती है वही कोण रिफ्लेक्टेड रे बनाएगी। यानी प्रकाश की आने वाली किरण जो कोण सामान्य के साथ में या नॉर्मल के साथ बना रही है वही कोण वापिस परावर्तित किरण के साथ में बनेगा। इसी का नाम है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस कोण को अगर मैं एंगल आई बोलता हूं, कौन सा कोण?
आने वाली किरण और नॉर्मल के बीच, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो कोण है इसको मैं क्या बोलूं, एंगल आई। और अगर एंगल आर में रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को, मतलब जो परावर्तित किरण है और जो नॉर्मल है इसके बीच के कोण को मैं एंगल आर बोलूं, तो क्या कहेंगे हम, एंगल आई बराबर एंगल आर। यही है रिफ्लेक्शन का पहला नियम, परावर्तन का पहला नियम। परावर्तन का पहला नियम क्या है कि इंसिडेंट रे या आने वाली किरण के साथ नॉर्मल जो कोण बनाता है वही कोण नॉर्मल और परावर्तित किरण या फिर रिफ्लेक्टेड किरण के बीच में बनेगा। भाषा में अगर उसको लिखना चाहें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस is always equal to angle of reflection। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, इधर वाला एंगल, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, इधर वाला, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में। हिंदी में कहें तो आने वाली किरण जिसे हम आपतित किरण भी कह सकते हैं, आपतित किरण या आने वाली किरण, आपतित किरण कह सकते हैं इसे। आपतित किरण और नॉर्मल के बीच बनने वाला कोण नॉर्मल तथा परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण के समान होगा। ये सामान्य भाषा में हम पहले नियम को लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसके साथ में हमें ये लिखना है एंगल आई बराबर एंगल आर, कि जितना एंगल नॉर्मल के साथ में इंसिडेंट रे ने बनाया या आपतित किरण ने बनाया उतना ही कोण नॉर्मल के साथ में रिफ्लेक्टेड रे या परावर्तित किरण बनाएगी। हिंदी में आने वाली किरण या आपतित किरण और नॉर्मल के बीच बनने वाला कोण नॉर्मल तथा परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण के समान होगा। ये पहला नियम है। दूसरा नियम इसी तरह सामान्य नियम है, उसका अर्थ यह है कि नॉर्मल, आपतित किरण और परावर्तित किरण, इंग्लिश में इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों एक ही समतल में होंगे, एक ही प्लेन में होंगे। प्लेन चेंज होते ही रिफ्लेक्शन बदल जाएगा। मान लीजिए ये एक प्लेन है, मैंने यहां पर एक टॉर्च रखी और यहां पर मैंने शीशा रखा, चिकनी सरफेस रखी, तो यहां से कौन यहां से किरण आएगी और इसी प्लेन में उसका रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, यहां से किरण आएगी और इस तरह से उसका जो रिफ्लेक्शन होगा, ये सारी होगी चीजें। लेकिन अगर मान लीजिए मैं इसके बीच में एक और लकड़ी का डिब्बा रख देता हूं, तो क्या रिफ्लेक्शन यहां तक पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा, रिफ्लेक्शन यहीं से बदल जाएगा। इसका मतलब मैंने क्या किया, मैंने सतह बदल दी। ये एक अलग सतह है, ये एक अलग सतह है। अगर सतह बदल जाएगी तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और नॉर्मल भी बदल जाएंगे। अगर सतह सेम है, अगर एक ही सतह होगी, सतह एक जैसी है, तो इसी सतह पर आपतित किरण, नॉर्मल और परावर्तित किरण रहेगी। इसका मतलब जैसे ही हमने प्लेन चेंज किया, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे चेंज हो जाएगी। अगर हम सेम प्लेन रखेंगे तो नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे उसी प्लेन में रहेगी। तो सेकंड लॉ यही कहता है कि नॉर्मल, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, आपतित किरण, परावर्तित किरण और नॉर्मल, ये तीनों एक ही समतल के अंदर या एक ही प्लेन के अंदर पाई जाती हैं। उसको हम भाषा में लिखेंगे, सेकेंड लॉ क्या कहता है, नॉर्मल, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे
all three lies in the same plane, सभी एक ही प्लेन में या एक ही सतह में रहेंगी। हिंदी में आपतित किरण, नॉर्मल और परावर्तित किरण, तीनों एक ही समतल में होंगी, तीनों सेम समतल में होंगी, है ना। ये दो नियम हैं जो रिफ्लेक्शन के या परावर्तन के नियम हैं, और यही नियम हमें आगे के पूरे जो हमारा टॉपिक है उसको समझाने के लिए काम आएंगे। तो सबसे पहले इन टॉपिक्स, इन दोनों चीजों को हमने देख लिया। अब हम आगे शुरू करते हैं कि नॉर्मल जो सिंपल मिरर है, सामान्य दर्पण जो होता है हमारे पास, उसमें किस प्रकार के रिफ्लेक्शन होंगे, किस तरह का परावर्तन होगा, और इसके अलावा जो हमारे पास स्फेरिकल मिरर्स है, यानी गोल मिरर, जो गोल दर्पण हमारे पास है, उन पर किस तरह के प्रभाव होंगे, तो उनको एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम सामान्य दर्पण की बात करते हैं। सामान्य दर्पण है, सामान्य दर्पण में जो परावर्तन होता है उस परावर्तन की तीन विशेषताएं होती है, मुख्यतः तीन है, इसके अलावा और भी विशेषताएं हो सकती है। पहली विशेषता ये होगी कि उसमें जो ऑब्जेक्ट की साइज है, यानी वस्तु की जो उसकी वस्तु की साइज है, वही साइज उसके छवि की भी होगी, उसके इमेज की भी वही साइज होगी। मैं दर्पण के सामने खड़ा हूं तो जितनी मेरी हाइट है उतनी हाइट मेरे उस दर्पण के अंदर दिखने वाली इमेज की भी होगी। ये उसका पहला नियम है, मतलब साइज विल बी सेम। हिंदी में लिखें समान आकार, आकार समान होगा, जैसा आकार वस्तु का है वैसा ही आकार छवि का होगा, या बिंब कह सकते हैं, वैसा ही आकार बिंब का होगा। दूसरी चीज, जितनी दूरी मेरे और दर्पण के बीच में है, जितनी दूरी मेरे और दर्पण के बीच में है उतनी ही दूरी उस दर्पण और बिंब के बीच में होगी। मैं दर्पण से मान लीजिए 2 फुट दूर खड़ा हूं, तो जो मेरा बिंब बनेगा दर्पण के अंदर, जो मेरी इमेज दर्पण के अंदर बनेगी, वो भी कितनी फुट दूर बनेगी, 2 फुट। मतलब जितनी दूरी मेरी दर्पण से है उतनी ही दूरी दर्पण की और उस इमेज की होगी। तो समान दूरी, इक्वल डिस्टेंस, मेरे और दर्पण के बीच की इमेज, सॉरी डिस्टेंस, और दर्पण और बिंब के बीच की डिस्टेंस या इमेज के बीच की डिस्टेंस सेम होगी। तो सेम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर एंड मिरर एंड इमेज, मिरर और इमेज और ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में सेम डिस्टेंस होगी। हिंदी में कहा जाए उसको तो दर्पण और वस्तु के बीच की दूरी दर्पण और बिंब के बीच की दूरी समान होगी। ठीक है, 2 चीजें हमने पढ़ ली। अब तीसरी जो चीज है वह एक महत्वपूर्ण चीज है, इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? इसे कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन का क्या अर्थ है? लेटरल इन्वर्जन का अर्थ यह है कि आप अक्सर देखते हैं एम्बुलेंस के ऊपर एम्बुलेंस का नाम उल्टा लिखा हुआ होता है ना, आप अक्सर ऐसा देखते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जब आप कांच के सामने खड़े हैं, अगर आप अपना दायां हाथ ऊंचा करते हैं तो कांच के अंदर जो आपका इमेज बन रही है, आपका जो बिंब बन रहा है, वो अपना बायां हाथ ऊंचा करेगा, है ना। तो ये इसी को कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन यानी आपका दायां भाग कांच में बायां भाग दिखेगा, कांच में जो बायां भाग है वो आपका दायां भाग दिखेगा। इसे कहते हैं लेटरल इन्वर्जन इंग्लिश में।
पार्श्व भाग का उलट जाना। पार्श्व भाग यानी हमारा दायां भाग उसमें बायां दिखेगा और उसका बायां भाग हमारा दायां दिखेगा। ये तीन चीजें मैंने बताई। एम्बुलेंस का जो नाम होता है वो इसीलिए उल्टा लिखा हुआ होता है ताकि जो उसके एम्बुलेंस के आगे जो गाड़ियां जा रही हैं उन गाड़ियों के जो साइड मिरर्स हैं, गाड़ियों के जो साइड में मिरर हैं, उस मिरर के अंदर एम्बुलेंस का नाम सीधा नजर आए और वो एम्बुलेंस को जाने के लिए जगह दे। इसलिए एम्बुलेंस के ऊपर नाम उल्टा लिखा हुआ होता है। उल्टा नाम लिखा होता है तो आगे वाली जो गाड़ी है उसके साइड मिरर में वो नाम सीधा दिखेगा और वो सीधा दिखेगा तो ड्राइवर उस एम्बुलेंस को जाने के लिए जगह देगा, तो इसलिए एम्बुलेंस के ऊपर नाम उल्टा लिखा जाता है। ये तीन जो मैंने मुख्य चीजें बताई है, ये सारी चीजें प्लेन मिरर की मुख्य विशेषताएं हैं कि प्लेन मिरर के अंदर जो इमेज बनती है या प्लेन मिरर के अंदर या सामान्य दर्पण के अंदर जो बिंब बनता है उसकी ये मुख्य विशेषताएं हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे गोल दर्पण या फिर स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स इंपॉर्टेंट हैं और हमारी लाइफ में बहुत सारी जगह काम आते हैं, इसलिए उन्हें अच्छे से पढ़ना, अच्छे से समझना जरूरी है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं स्फेरिकल मिरर्स या गोल मिरर क्या है। ऐसे दर्पण या ऐसे मिरर जो किसी गोले का हिस्सा रहे हो, किसी स्फेयर का पार्ट रहे हो, जैसे कि ये है, ये एक गोल दर्पण है। गोल दर्पण क्यों है? क्योंकि ये जरूर किसी न किसी गोले का हिस्सा रहे होंगे, किसी स्फेयर का पार्ट रहे हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? गोल दर्पण। अब ये इस तरह का भी हो सकता है जो अंदर की तरफ धंसा हुआ हो, या इस तरह का भी हो सकता है जो बाहर की तरफ उभरा हुआ हो। इसमें चिकनी सरफेस इस तरफ है तो चिकनी सरफेस क्या हुआ? बाहर निकली हुई है, चिकनी सरफेस बाहर निकली हुई है। ये जो दर्पण है इसमें चिकनी सरफेस अंदर धसी हुई है। तो ये दो प्रकार के हमारे पास गोल दर्पण आते हैं, दो प्रकार के स्फेरिकल मिरर होते हैं। इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। एक ऐसा स्फेरिकल मिरर जो जिसकी चिकनी सरफेस बाहर निकली हुई है, जो बाहर से ऐसा है, चिकनी सरफेस बाहर निकली हुई है। दूसरा ऐसा दर्पण है जिसकी चिकनी सरफेस अंदर धसी हुई है। इन दोनों के मैं नाम बताता हूं, आप तो नाम हमेशा हमेशा याद रखने होंगे। जिस दर्पण में, जिस मिरर में जो उसका चिकना भाग है वो बाहर निकला हुआ है उसको कहते हैं कॉन्वेक्स, हिंदी में उत्तल। उत्तल कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण कौन सा है? जिसका चिकना सरफेस बाहर निकला हुआ है। दूसरा जो है जिसका चिकना भाग अंदर धसा हुआ है, अंदर की तरफ गया हुआ है, इसका नाम है कॉनकेव, कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, है ना। तो ये दो प्रकार के स्फेरिकल मिरर हमारे पास हैं, दो प्रकार के गोल दर्पण हैं। इन दोनों प्रकार के गोल दर्पण में किस तरह से परावर्तन होगा इसे हम पढ़ेंगे। याद रखिएगा, इनके परावर्तन पढ़ते समय भी हमें परावर्तन के दोनों नियमों को ध्यान में रखना है। रिफ्लेक्शन के दो लॉ हमने अभी पढ़े हैं, वो दोनों लॉ इनके रिफ्लेक्शंस समझते वक्त हमारे काम आएंगे। ठीक है, तो अब मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले मैं आपको कॉन्वेक्स मिरर पढ़ा देता हूं, उसके बाद आपको कॉनकेव मिरर पढ़ा देता हूं। ये एक कॉन्वेक्स मिरर है। तो कॉन्वेक्स मिरर में सबसे पहले क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है? एक पॉइंट सेंटर में होता है, इस पॉइंट को बोलते हैं पोल, इंग्लिश में बोलते हैं पोल और हिंदी में बोलते हैं ध्रुव या ध्रुवीय बिंदु भी कहते हैं अक्सर इसे। एक बिंदु जो इसके अंदर की तरफ होता है, इस बिंदु का नाम होता है गोलाई का केंद्र, या इंग्लिश में कहें तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसको किससे लिखा जाता है? सी से। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब है कि जिस गोले का हिस्सा ये दर्पण है, ये दर्पण जिस गोले का हिस्सा है उस गोले का मध्य बिंदु, उस गोले का सेंटर,
है ना। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, ये सेंटर वो पॉइंट है कि जिस गोले से इस दर्पण को लिया गया है, ये दर्पण किसी न किसी गोले से काट के लिया गया है, तो जिस गोले से काट कर इस दर्पण को बनाया गया है, जिस स्फीयर से इस मिरर को लिया गया है, उस स्फीयर का सेंटर, उस गोले के सेंटर को कहेंगे गोलाई का केंद्र या सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस पॉइंट को बोलते हैं हम सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसके बाद एक रेखा होती है, एक लाइन होती है जो पोल से होते या ध्रुव से होते हुए और इस सेंटर वाली लाइन से, इस सेंटर से पास होती है। इसको कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस ये एक बहुत ही मुख्य लाइन होती है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होती है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस हमारे कई जगह पर काम आएगी। मैं बाकी बचे हुए गोले को मिटा देता हूं, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए गोला बनाया था। ये हो गया। अब हम इसमें प्रकाश पढ़ेंगे कि प्रकाश कैसे इसमें होगा, किस तरह से प्रकाश। मान लीजिए कि मैं इस नाम को मिटा देता हूं, यहां पर एक मोमबत्ती है, ठीक है। ये नाम भी मुझे मिटाने होंगे क्योंकि अभी हम रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे तो यहां पर अंदर की तरफ बहुत सारे चित्र बनेंगे। अभी ये एक मोमबत्ती है, इस मोमबत्ती के ऊपर वाले हिस्से से एक किरण यहां पर आती है, ये किरण यहां पर आई, यहां पर इसकी सतह कैसी है, सरफेस कैसा है इसका, ऐसे मुड़ा हुआ सरफेस है, तो इस सरफेस पर नॉर्मल बनेगा इस तरह से, और ये ऐसे रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी, है ना। इधर से आई, नॉर्मल बना, जितना एंगल इस नॉर्मल के साथ बनाया उतना ही एंगल इसके साथ बनेगा और रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। दूसरा एक यहां से आया, एक रे आई यहां से, यहां पर भी सरफेस मुड़ी हुई है, ये एक नॉर्मल बनेगा इस तरह से, और ये रे भी इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जितना कोण इसके साथ बना उतना ही कोण इसके साथ बनेगा, ठीक है। ये दोनों ही रे रिफ्लेक्ट हो रही है। अब बिंब कहां बनता है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी मिरर में या किसी भी लेंस में बिंब कहां बनेगा। बिंब वहां बनेगा जहां पर दो या दो से अधिक किरणें इंटरसेक्ट करेगी, दो या दो से अधिक किरणें मिलेगी, वहां पर बिंब बनेगा। क्या ये दोनों किरणें इधर मिल रही है, ये तो इधर जा रही है और ये इधर जा रही है, नहीं मिल रही ना। ये किरणें मिल रही हैं इसके पीछे की तरफ, कैसे, ये इस किरण को मैं पीछे की तरफ लाता हूं, आ गई, इस किरण को भी मैं पीछे की तरफ लाता हूं, यहां ये किरणें मिल रही है, मतलब ये बिंब कैसा बनेगा, इस तरह से। ये मोमबत्ती यहां पर बनेगी इस तरह से, इतनी बड़ी मोमबत्ती है लेकिन कितनी सी बनेगी अंदर, इस तरह से बनेगी। तो इससे हमें क्या समझ में आया, हमें ये समझ में आया कि जब किसी कॉन्वेक्स मिरर में, जब किसी उत्तल दर्पण में किसी बिंब को बनाया जाता है तो उस बिंब की साइज से, उस बिंब का जो आकार है, अंदर जो आकार बनेगा वो उस वास्तविक वस्तु से छोटा होगा, है ना। जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है उस एक्चुअल ऑब्जेक्ट की साइज से इमेज की साइज छोटी होगी। दूसरी चीज, ये मोमबत्ती सीधी है, अंदर भी कैसे बन रही है, सीधी बन रही है, तो जैसी मोमबत्ती बाहर है उसी तरह से अंदर बनेगी, सीधी, इरेक्ट बनेगी। तीसरी चीज होती है वर्चुअल और रियल, इसके बारे में मैं बता देता हूं। पहले हम पॉइंट लिख लेते हैं इसमें। पहला पॉइंट क्या आया, साइज क्या है इसकी, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, वास्तविक वस्तु से छोटा बिंब, बिंब वास्तविक वस्तु से छोटा बन रहा है। दूसरा पॉइंट ये है कि मोमबत्ती भी सीधी है तो अंदर भी मोमबत्ती कैसे बन रही है, सीधी बन रही है, मतलब इरेक्ट, सीधा बिंब। तीसरी चीज है वर्चुअल इमेज, आभासी बिंब। अब ये आभासी बिंब कैसा है या वास्तविक बिंब क्या होता है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूं। आपने अक्सर आपकी मैग्निफिकेंट लेंस, जो आपके पहले ज्योमेट्री बॉक्स में आता होगा, छोटा सा एक लेंस होता है इस तरह का एक छोटा सा लेंस होता है,
ऐसा। इस लेंस से आपने कागज पे जरूर सूर्य की किरणें बनाकर कागज को जलाया होगा अपनी जिंदगी में, कभी किया है? आप सिनेमा हॉल में जाते हैं तो आप देखते हैं कि सिनेमा हॉल में आगे पर्दे पर जो आपकी पूरी मूवी चलती है वो पीछे की एक मशीन से चलती है। ये सब इसलिए होता है कि ये एक रियल इमेज है। जब हम किसी बिंब को किसी पर्दे पर ले सकते हैं या फिर हम उस लेंस से जो सूर्य की एक बिंब है, सूर्य की जो इमेज है वो हम एक पेज पे बना रहे हैं, तो उसको बोलते हैं वास्तविक बिंब। वास्तविक बिंब क्या होता है? वास्तविक बिंब का अर्थ यानी जब किसी दर्पण से या किसी लेंस से, किसी मिरर से हम किसी वस्तु की बिंब को, किसी वस्तु के इमेज को पर्दे पर बना सकते हैं तो उसे कहते हैं वास्तविक बिंब। और दूसरा होता है आभासी या वर्चुअल इमेज। अब वर्चुअल इमेज क्या है? जिसे हम सिर्फ कांच में देख सकते हैं। आप कांच के सामने खड़े हैं तो कांच में आप अपने आप को देख सकते हैं। क्या कांच में अपने आप को देखकर आप अपने आप को किसी पर्दे पर बना सकते हैं? नहीं बना सकते। इसी तरह कॉन्वेक्स मिरर में, उत्तल दर्पण में भी आप किसी इमेज को वापस पर्दे पर नहीं ले सकते। वो इमेज आप सिर्फ उस लेंस में ही उस दर्पण में ही देख सकते हैं। तो इसको बोलते हैं आभासी बिंब। आया समझ में? तो ये हमारा था कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में क्या क्या चीजें हमने पढ़ी? कॉन्वेक्स लेंस में जब बिंब बनेगा तो वो वास्तविक वस्तु से छोटा होगा, यानी स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। दूसरी चीज इरेक्ट, सीधा बिंब बनेगा। मोमबत्ती सीधी है, इधर भी सीधी बनेगी। तीसरा वर्चुअल इमेज, कि इमेज सिर्फ कांच के अंदर देखी जा सकती है, इमेज को किसी पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। दूसरा आभासी बिंब, यानी वही मतलब कांच के अंदर अगर चीज दिख रही है तो कांच में ही दिखेगी, पर्दे पर नहीं ले सकते। ये हमारा था कॉन्वेक्स मिरर या उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण आप देखते हैं गाड़ियों के जो साइड मिरर होते हैं, आपकी जो गाड़ी होती है या व्हीकल है उसके जो साइड मिरर होते हैं वो वास्तविक ये मिरर होते हैं। आप महसूस करते हैं कि जब पीछे का ट्रक है जो बहुत दूर है तो उस कांच के अंदर छोटा दिखाई देता है ना? उस कांच के ऊपर लिखा हुआ भी होता है कि इस दर्पण में दिखने वाली सभी चीजें छोटी है। द ऑब्जेक्ट्स लुकिंग इन दिस मिरर आर स्मॉलर देन देयर एक्चुअल साइज। वो वास्तव में दर्पण ऐसा होता है, इसके कारण उसके अंदर सारी चीजें छोटी नजर आती है। क्यों? क्योंकि हमने अभी देखा कि वास्तविक वस्तु से वो छोटा दिखेगा देगा। वस्तु जितनी दूर होगी उतनी ज्यादा छोटी इमेज बनेगी, वस्तु जितनी पास होगी इमेज उतनी ही बड़ी बनेगी। तो दूर की वस्तुएं छोटी दिखेगी उसमें। तो साइड मिरर में हमारे पास कौन सा लेंस इस्तेमाल होता है, कौन सा मिरर इस्तेमाल होता है? कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। अब हम पढ़ते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के बारे में हम जानकारी पढ़ेंगे। आप ये वाले एक्सपेरिमेंट घर में चम्मच से या फिर अगर आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है तो उससे भी कर सकते हैं। अब मैं बनाऊंगा, ये हमारे पास है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर का पोल है जिसे हम P बिंदु से डिनोट करते हैं, ध्रुव। कॉनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर या फिर गोलाई का केंद्र इस तरफ होगा या इस तरफ? किधर होगा? आप खुद जानते हैं, इस तरफ होगा, क्योंकि ये गोला इधर बनेगा तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां होगा? यहां पर C। इसका प्रिंसिपल एक्सिस या फिर मुख्य लाइन होगी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर C और P से गुजरती है, वो ये वाली लाइन होगी। इसमें हमें एक और महत्वपूर्ण बिंदु को पढ़ने की आवश्यकता है जिसका नाम होता है फोकस। क्या नाम होता है? फोकस। ये फोकस बिंदु क्या है? फोकस बिंदु C और P के बिल्कुल बीच में आता है, बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में, यहां पर। इसको बोलते हैं F। यानी जितना F और P के बीच दूरी है उतनी ही दूरी C और F के बीच में होती है। जितनी दूरी F और P के बीच में है उतनी दूरी C और F के बीच में है, वो बिल्कुल सेंटर में होता है। अब इसका क्या महत्व है ये मैं अभी आपको जब हम पढ़ेंगे तो बताता हूं मैं। अब इसमें अलग अलग परिस्थितियों में, क्योंकि यहाँ पर एक सारणी बनेगी और उस सारणी के हिसाब से हम इसको पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग प्रकार की इमेज बनती है। सारणी बनानी होगी इसमें हमको। यहां हमें लिखना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मतलब वस्तु कितनी दूर है, वस्तु की दूरी, कि कांच से या इस मिरर से वस्तु की दूरी कितनी है। दूसरा भाग इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस यानी बिंब कितना दूर बन रहा है।
बिंब की दूरी, बिंब कितना दूर है। तीसरी चीज सीधी बनेगी या उल्टी बनेगी या आकार ले सकते हैं। तीसरी चीज हम साइज ले लेते हैं कि आकार कैसा होगा उसका। आकार हो गया। उसके बाद हमारे पास नेचर, नेचर यानी वर्चुअल होगी या रियल इमेज होगी। वर्चुअल या प्रकृति। और लास्ट चीज है हमारे पास कि वो इमेज सीधी होगी या उल्टी होगी, तो उसे हम कह सकते हैं ओरिएंटेशन। ये हमारे पास एक सारणी बनेगी, एक एक परिस्थिति को मैं समझाऊंगा अच्छे से, आप अच्छे से देखते रहिएगा कि मैं क्या कर रहा हूं। सबसे पहले मैं एक वस्तु लेता हूं जो यहां पर है, यानी इस मिरर से, इस दर्पण से बहुत दूर है। इस डिस्टेंस को हम कहते हैं अनंत, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्यों कहेंगे? क्योंकि ये जो इसकी गोलाई का केंद्र है या इसकी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसकी तुलना में ये दूरी बहुत ज्यादा है। हम यहाँ पर खड़े हैं और पहाड़ को देख रहे हैं, या यहाँ खड़े हैं और बहुत दूर किसी बिल्डिंग को देख रहे हैं, तो वो जो दूरी है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा दूर है, तो उसे हम अनंत कह सकते हैं, इनफाइनाइट कह सकते हैं। तो जब दर्पण से वस्तु बहुत ज्यादा दूर है, बहुत दूर है, तो उसे हम कहेंगे अनंत। और वहां से आने वाली सारी किरणें क्या होगी? वो सारी किरणें प्रिंसिपल एक्सिस के या मुख्य रेखा के सारी किरणें पैरेलल होंगी, सारी किरणें समानांतर आएगी। यानी इससे जो भी किरणें आएगी वो सारी किरणें क्या होगी? समानांतर। इस यहाँ की मोमबत्ती से, क्योंकि ये अनंत दूरी पर है, बहुत दूर है, तो यहाँ के आने वाली सारी किरणें कहाँ आएगी? समानांतर, इस तरह से। ठीक है, तो अब पहला पॉइंट हमारे पास कि वस्तु कितनी दूर है? अनंत दूरी पर है, इनफाइनाइट। तो वस्तु कहां है? इनफाइनाइट पे, अनंत। ठीक है, अब जब वस्तु अनंत पे है तो बिंब कहां बनेगा ये मैं आपको बताता हूं। ये सारे यहां से आएगी, यहां आई, ये यहां आई, यहां पर देखिए इस तरह से है, तो ये नॉर्मल बनेगा ऐसे, और यहां से जो रे निकलेगी वो रे ऐसे पास होगी। यहां है इस तरह से मुड़ा हुआ है, इस तरह से उसका नॉर्मल बनेगा, और यहां से जो रे आएगी वो इस तरह से पास होगी। ये जो रे है वो इस तरह से यहां नॉर्मल बनेगा इसका, और ये रे इस तरह से पास होगी। ये जो रे है वो यहां से इस तरह से पास होगी। मतलब आप देखिए सारी रे किस बिंदु पर मिल रही है? कौन से बिंदु पर मिल रही है? एफ पॉइंट पर। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जितनी भी रेखाएं मुख्य रेखा के, या इसको प्रिंसिपल एक्सिस के जितनी भी रेखाएं समानांतर होंगी, जितनी भी रेखाएं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, वे सारी इस दर्पण से टकराकर, इस मिरर से टकराकर कहां से गुजरेगी? एफ पॉइंट से गुजरेगी, फोकस पॉइंट से गुजरेगी। जितनी भी रेखाएं, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है, जितनी भी रेखाएं या जो भी रेखा मुख्य रेखा के या प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर आएगी, पैरेलल चलेगी, वे सारी रेखाएं दर्पण से परावर्तित होकर एफ बिंदु से होते हुए गुजरेगी। तो सारी रेखाएं कहां मिल रही है? एफ पर। तो बिंब कहां बनेगा? एफ पर बनेगा। तो बिंब बनेगा एफ बिंदु पर, एट एफ, फोकस कह सकते हैं, एफ बिंदु पर उसका बिंब बनेगा। आकार कैसा होगा? आप देखिए सारी रेखाएं किस साइज में मिल रही है? एक बिंदु के आकार में मिल रही है, सारी रेखाएं एक साथ इकट्ठा हो रही है। कैसी बन रही है? बिल्कुल बिंदु के आकार में। तो उसका आकार कैसा होगा? बिल्कुल बिंदु का आकार होगा, पॉइंट साइज। बिंदु आकार। प्रकृति कैसी होगी? प्रकृति कैसी होगी मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब जब भी रेखाएं, मतलब जब भी प्रकाश की रेखाएं किसी दर्पण के आगे मिलती हैं, ये दर्पण है,
इस दर्पण के इस तरफ मिलेगी, दर्पण के आगे, जब जब भी रेखाएं दर्पण से आगे मिलेगी तब तब क्या होगा, कौन सा, कैसी बनेगी, रियल इमेज बनेगी। कैसी, वास्तविक बिंब बनेगा अगर इस तरफ मिलेगी। अगर ये रेखाएं पीछे मिलती है, आपने पिछली बार देखा था कॉन्वेक्स मिरर में कि कहां बन रहा था, कहां रेखाएं मिल रही थी, पीछे। जब रेखाएं पीछे मिलती है तो बिंब कहां बनेगा, पीछे की तरफ। बिंब पीछे बनेगा मतलब कैसा होगा, आभासी। वो किसमें दिखेगा, सिर्फ कांच में। लेकिन जब बिंब आगे बनेगा, जब रेखाएं दर्पण के आगे बनेगी तो कैसा बिंब बनेगा, वास्तविक बिंब, रियल इमेज बनेगी। तो इमेज की प्रकृति क्या होगी, रियल इमेज, वास्तविक बिंब। इस बिंब को हम पर्दे पर ले सकते हैं। हम जो उस लेंस को कागज पर सेट करते थे, सूर्य की रोशनी को कागज पर सेट करके जलाते थे, उस समय हम यही करते थे। हम वास्तव में उस सूर्य की एक पॉइंट साइज की इमेज उस कागज पर बनाते थे, तो उस पूरे लेंस में आने वाली सारी रोशनी कागज के पर एक बिंदु पर इकट्ठा होती थी, और एक बिंदु पर इतनी सारी रोशनी इकट्ठा होने की वजह से वहां गर्मी बढ़ती थी, और गर्मी बढ़ के वो कागज जलने लगता था। तो वो वास्तविक में ये परिस्थिति होती थी। ये क्यों होता था, क्योंकि सूर्य हमसे कितना दूर है, अनंत दूरी पर है, बहुत दूर है, तो उसको हम अनंत दूरी मान सकते हैं। तो सूर्य से आने वाली सारी किरणें कैसी हैं, समानांतर है। समानांतर होने की वजह से वहां पर हम उसको कागज पर एक बिंदु के रूप में ले सकते हैं। अब दूसरा हमारे पास, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसको अनंत दूरी पर न रख के और सी से थोड़ा सा पीछे रखेंगे। जब सी से थोड़ा सा पीछे इसे रखा जाएगा, ये सी बिंदु है इसका, मैं मोमबत्ती को यहां रखता हूं। अब इसके आगे के जितने भी डायग्राम बनेंगे, जितने भी चित्र बनेंगे, उन चित्रों के लिए एक बेसिक सिंपल सी ट्रिक मैं बता रहा हूं, वो ट्रिक आपके काम आएगी। उस ट्रिक से आपके सारे क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होंगे, सारे इमेज अपने आप बनेगी। आपको सिर्फ और सिर्फ कितनी किरणें निकालनी है, दो रे निकालनी है। कौन कौन सी दो रे, वो मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। आपके सारे फिगर, सारे चित्र आसानी से बन जाएंगे। देखिए क्या करना है आपको, एक रे तो निकालनी है इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, समानांतर, ठीक है। तो ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकलेगी, समानांतर। तो ये कहां से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। ये तो आप जानते हैं कि जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकलेगी, फोकस से गुजरेगी। दूसरी रे आपको डालनी है ध्रुव पर, कहां पर, पोल पर डालनी है। यहां से एक रे पोल पर, तो यहां से एक रे मैंने डाली है पोल पर। जो एंगल यहां बनेगा उसी एंगल के साथ रे नीचे आएगी, तो ये रे नीचे आएगी इस एंगल के साथ में, ऐसे। और आप देखिए कहां पर मोमबत्ती बनेगी, कहां पे मिली दोनों किरणें, यहां मिली, तो मोमबत्ती कहां बनेगी, यहां बनेगी मोमबत्ती, यहां पर, सही है। तो C क्या है, C यहां पर है, F कहां है, F यहां पर है, ये F है, ये C है, और इमेज कहां बन रही है, कहां बन रही है इमेज, C और F के बीच में। तो अब हम क्या करेंगे, मोमबत्ती कहां रखी थी हमने, C से पीछे, तो इंग्लिश में उसको लिखेंगे, हाँ सीधा और उल्टा देखना भूल गए थे, यहां पर बिंदु आकार का होगा तो हम उसको सीधा मान सकते हैं। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहां है, हमारा वस्तु कहां पर है, सी से पीछे, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, सी के पीछे, सी के पीछे है। तो कहां पर बना बिंब, एफ और सी के बीच में। बिंब कहां बना, बिटवीन एफ एंड सी, एफ और सी के बीच में बिंब बन रहा है। बिंदु का आकार कैसा है, कैसा आकार है, छोटा आकार है, स्मॉल साइज, तो साइज स्मॉलर, छोटी, मुख्य वस्तु से छोटी साइज है। कैसा होगा, वास्तविक या आभासी। मैंने आपको बताया जब जब भी किसी दर्पण के इस तरफ, यानी दर्पण के आगे की तरफ कोई छवि बनेगी, दर्पण के आगे की तरफ बिंब बनेगा या इमेज बनेगी, तो वो कैसी होगी, रियल इमेज, वास्तविक इमेज। तो ये इमेज कैसी है, वास्तविक। आभासी इमेज या वर्चुअल इमेज कब बनेगी, जो मिरर के पीछे होगी। तो ये कैसी इमेज है, वास्तविक। अंतिम कैसी बन रही है इमेज, उल्टी या सीधी, उल्टी बन रही है, तो बिंब बन रहा है उल्टा, इन्वर्टेड। उल्टे को इंग्लिश में कहेंगे इन्वर्टेड, उल्टी छवि बन रही है। ये हमारे पास 2 पॉइंट हो गए। अब तीसरी परिस्थिति में क्या होगा, तीसरी परिस्थिति हाँ, हम इसको सी पर रखेंगे, सी बिंदु पर।
ये इसका पोल है, ये यहां पर इसका C बिंदु है, यहां पर इसका F बिंदु है। मैं इस बार मोमबत्ती कहां रख रहा हूं? C बिंदु पर। मोमबत्ती मैंने C बिंदु पर रखी। C बिंदु पर जब मोमबत्ती रखेंगे तो मैंने आपको बताया 2 रे डालनी है आपको। पहली रे इसके समानांतर जो F से गुजरेगी, दूसरी रे आपको डालनी है ध्रुव पर, पोल पर, जो ऐसे गुजरेगी, इस तरह से गुजरेगी। ये यहां पर इस बिंदु पर दोनों रे आपस में मिलेगी, है ना। तो ये 2 तरीके हो गए। आपको 2 ही रे डालनी है, एक तो पैरेलल डालनी है, इसके समानांतर डालनी है, दूसरी P पर डालनी है। तो आगे जहां इमेज मिलेगी यहां पर आकर मिलेगी, मतलब मोमबत्ती वापस कहां बन रही है? C पर मोमबत्ती रखी थी तो मोमबत्ती बन भी कहां रही है? C पर ही बन रही है। आया समझ में? तो ये हमारे पास तीसरी चीज हो गई। तो मोमबत्ती कहां रखी? एट C पर। तो बिंब कहां बना? C पर। बिंब भी कहां बना? C पर। आकार कैसा है? जैसा आकार वास्तविक मोमबत्ती का है उतना ही आकार इस बिंब का है, तो सेम साइज है। चौथी चीज, इमेज कैसी है? क्योंकि दर्पण के उस तरफ है, वास्तविक है। और अंतिम, उल्टा या सीधा? बिंब कैसा बन रहा है? उल्टा। तीसरी बार हम क्या करेंगे? इसको थोड़ा सा और आगे खिसकाएंगे, C और F के बीच में रखेंगे। ये C पॉइंट है, ये F पॉइंट है और ये P पॉइंट है। ठीक है, अब हम इसको मोमबत्ती को C और F के बीच में रखेंगे। ये मोमबत्ती है, इस मोमबत्ती से एक किरण पैरेलल डालनी है जो फोकस से होती हुई गुजरेगी, दूसरी किरण पोल पर डालनी है जो यहां से थोड़ी सी मुड़ जाएगी, यहां होकर गुजरेगी, आगे थोड़ी सी आगे। इस तरह से मिलेगी। तो यहां लगभग उसकी इमेज बनेगी। तो जब मैंने यहां पर रखा तो इमेज कहां बनी? पीछे, C के पीछे इमेज बनेगी। तो इसका मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट कहां है हमारा? C और F के बीच में। वस्तु कहां है? C और F के बीच में, बिटवीन C एंड F। तो कहां बनी उसकी बिंब? कहां बना? C के पीछे की तरफ बिंब बना। साइज कैसी है इसकी? इसकी कंपैरिजन में साइज बड़ी आ रही है, तो लार्जर। वास्तविक या आभासी? वास्तविक, रियल इमेज बनेगी क्योंकि इस तरफ बन रही है। और अंतिम, उल्टी। अब हम इसको थोड़ा सा और आगे लाके F पर रखेंगे, F पॉइंट पर। ये F बिंदु है, ये C बिंदु है और F पर हमने मोमबत्ती को रखा है। अब क्या होता है गौर से देखिएगा। F पर जब मैंने मोमबत्ती को रखा तो ये एक रे यहां गई और यहां से टकराकर वापस F बिंदु से होते हुए गुजर गई। दूसरी किरण मैंने यहां से पोल पर डाली और पोल से ऐसे होके गुजर गई। अब मेरे को बताइए ये कोण जितना यहां बना उतना ही कोण यहां बना। क्या ये दोनों किरणें कहीं पे मिल रही है? नहीं मिल रही किरणें। इसका मतलब जब वस्तु को F पर रखा गया तो इमेज कहां बन रही है?
पता नहीं कहां बनेगी। इसका मतलब ये समानांतर चलती जाएगी और इमेज कहां बनेगी, अनंत दूरी पर बनेगी इमेज, इनफाइनाइटी पर। तो इसका मतलब जब वस्तु को F पे रखा जाता है तब उसकी जो छवि है, उसका जो बिंब है, इमेज है, वो कहां बनती है, इन्फिनिटी पे। ये बात हमको यहां से पता चली। तो अब इसके अंतिम पड़ाव की ओर चलते हैं। ये लास्ट एक और पॉइंट होगा इसके अलावा, उसके बाद हमारा कॉन्केव मिरर कंप्लीट हो जाएगा। कहां वस्तु है, वस्तु है F पर, एट F। तो कहां इमेज कहां बन रही है, इनफाइनाइट पर, यानी अनंत दूरी पर। इसके अलावा साइज कैसी होगी, क्योंकि आप देख रहे हो जहां ये इतनी सी है, लेकिन इनफाइनाइट पर जितना दूर जाएगा साइज उतनी बड़ी होगी। तो साइज कितनी होगी, बहुत बड़ी, हाईली लार्ज, हाईली मैग्नीफाइड, बहुत दूर जाएगी और बहुत बड़ी साइज बनेगी उसकी। तो हाईली लार्ज, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी साइज होगी, क्योंकि उस तरफ है, मैंने कहा कि दर्पण के उस तरफ जो भी इमेज बनेगी वो कैसे बनेगी, वास्तविक। तो इमेज बनेगी रियल। उल्टी या सीधी, मोमबत्ती ऊपर है, इमेज नीचे बन रही है, मतलब उल्टी बनेगी। अब एक अंतिम बिंदु है कि हम इस मोमबत्ती को F से भी आगे रखें, ये अंतिम बिंदु है। उसके बाद में हमारा कॉन्केव मिरर पूरा हो जाएगा। ये एक विशेष है, यहां पर अभी तक का सब कुछ देखो कॉमन सी चीज है, सारी इमेज रियल बन रही है, उल्टी बन रही है, इस तरह की चीजें हो रही है। लेकिन यहां पर अब एक विशेष बात आएगी, इसको गौर से देखिएगा। ये इसका F बिंदु है और मैं मोमबत्ती को F से भी आगे रख रहा हूं। ये इसका C बिंदु है, ये इसका पोल है। एक रे पैरेलल डाली तो वो रे F से होते हुए गुजर रही है, दूसरी रे मैंने पोल पर डाली तो ये पोल से होते हुए गुजर रही है। अब आप देखिए ये रे, ये दोनों जो है एक दूसरे का समानांतर भी नहीं है, ये आगे कहीं मिल तो नहीं रही है। अब जब कहीं मिलेगी ही नहीं तो इमेज कैसे बनेगी, नहीं बनेगी। इसका मतलब दर्पण के इस तरफ तो इमेज बनने की संभावनाएं नहीं है। तो इसका मतलब क्या ये है कि इमेज ही नहीं बनेगी, नहीं, बिंब बनेगा। जरूरी नहीं दर्पण के इस तरफ बने, बिंब इस तरफ भी बन सकता है। इधर देखिए आगे जाके ये किरणें मिल सकती है, मैं इन किरणों को दर्पण के पीछे की तरफ आगे ले जाता हूं। यहां जाके ये किरणें दर्पण के पीछे मिल रही है, इधर तो नहीं मिल रही है, लेकिन ये दोनों किरणें कहां मिल रही है, दर्पण के पीछे। मतलब अब बिंब कैसा बनेगा, अब इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल, आभासी बनेगी। एक ऐसी इमेज बनेगी जिसे सिर्फ कांच में देखा जा सकेगा, जिसे पर्दे पर नहीं लिया जा सकेगा। तो यहां पर मोमबत्ती बनेगी, और कैसी बनेगी, सीधी, सीधी मोमबत्ती बनेगी। तो इसका मतलब जब इसको F से भी आगे रखा जाए, बिफोर F या अहेड F भी लिख सकते हैं, F के आगे जब वस्तु को रखा जाएगा तो कहां बनेगी, दर्पण के अंदर। बिंब कहां बनेगा, दर्पण के अंदर, बियॉन्ड मिरर। मिरर के पीछे। दर्पण के पीछे बनेगा उसका बिंब, कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, इसकी साइज से बड़ा। उसके अलावा कैसा बनेगा, वास्तविक या आभासी। मैंने कहा जब इस तरफ बनता है तो वास्तविक बनता है, जब दर्पण के पीछे बनेगा तो कैसा होगा, आभासी। मतलब ये कैसी बनेगी, आभासी, वर्चुअल इमेज। और सीधी या उल्टी, सीधी बनेगी। तो देखिए एक, अब इसमें इस तरह से कॉन्केव मिरर कंप्लीट हुआ, लेकिन इसमें कुछ बेसिक सी ट्रिक्स मैं बताता हूं। एक चीज तो हमेशा ये ध्यान रखनी है कि जब भी रियल इमेज बनेगी, वास्तविक इमेज बनेगी, ये क्योंकि यहाँ पहली बार तो पॉइंट साइज की इमेज बन रही थी, तो पॉइंट साइज की इमेज सीधी या उल्टी कैसी भी हो सकती है, सीधी भी हो सकती है या उल्टी भी हो सकती है, इसे हम उल्टा भी मान सकते हैं।
आप देखिए जब जब भी रियल इमेज बन रही है तो कैसे बन रही है, उल्टी। रियल इमेज उल्टी, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड। जब जब भी रियल इमेज बनेगी मतलब मिरर के इस तरफ इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, उल्टी। इसका मतलब रियल और इन्वर्टेड का जोड़ा है। जब भी वास्तविक इमेज बनेगी वो उल्टी बनेगी, और जब वर्चुअल इमेज बनेगी, जब भी दर्पण के उस तरफ इमेज बनेगी तो कैसी बनेगी, सीधी। इसका मतलब एक क्या जोड़ा बनता है कि वर्चुअल इमेज है या आभासी इमेज है तो वो सीधी बनेगी, इरेक्ट बनेगी। अगर वो रियल इमेज है या वास्तविक इमेज है, वास्तविक बिंब है तो कैसी बनेगी, उल्टी। एक तो ये जोड़ा है। दूसरा एक सिंपल सी ट्रिक सुनिए, जब वस्तु इनफाइनाइट पे है तो बिंब कहां बन रहा है, F बिंदु पे। जब वस्तु F बिंदु पर, कहां गया, ये रहा। जब वस्तु F बिंदु पर है तो इमेज कहां बन रही है, इनफाइनाइट पे। क्रॉस चल रहा है ना, वस्तु इनफाइनाइट तो बिंब या उसकी इमेज F पर। जब वस्तु F पर तो बिंब इनफाइनाइट पे। जब वस्तु C के पीछे है तो इमेज F और C के बीच में, और जब वस्तु C और F के बीच में है तो इमेज C के पीछे। मतलब ये भी क्या है, क्रॉस में। जब वस्तु C पर है तो इमेज भी C पर, मतलब एक तरह से पूरा क्रॉस चल रहा है। इस तरह से हमारा कॉनकेव मिरर कंप्लीट होता है। कॉनकेव मिरर कहाँ इस्तेमाल होता है, कॉनकेव मिरर जो डेंटल हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें डॉक्टर दांत चेक करने के लिए कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा लेबोरेटरीज में कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स के लिए कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल होता है। इस तरह से हमारा रिफ्लेक्शन या परावर्तन का पूरा एक कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ। हमने उसमें दो तरह के मिरर पढ़े, अवतल और उत्तल, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। उनके बारे में किस तरह से उनकी इमेज बनेगी, किस तरह से उनके बिंब बनेंगे, उनको हमने पढ़ा। लाइट का आधा हिस्सा हमने पढ़ लिया है, इसके आगे का आधा हिस्सा या मतलब रिफ्रैक्शन और अपवर्तन हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आपके फिलहाल के लिए इन सभी को आप ध्यान में रखिएगा, अपनी जिंदगी में जहां आपको मौका मिले इस्तेमाल कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।